हाय, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोगों ने देख रहे हैं क्या कि बिहार पुलिस पीवाईक्यू मैथ रीजनिंग सॉल्यूशन पार्ट 3 चल रहा है। पार्ट 2 तक ये क्लास हो चुका है। आज हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसमें ये देखेंगे कि जो मैथ रहेगा, मैथ के साथ-साथ उसका जो रिलेटेड जो थ्योरी रहेगा उसको हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग इस चीज़ को देख चुके हैं। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आगे हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं। अभी देखिए इसमें क्या होगा, मैथ और रीजनिंग दोनों होगा, ठीक है? तो ये जो है आपको क्या मिला हो, ये रीजनिंग है। रीजनिंग में क्या है, मिसिंग नंबर है, मिसिंग नंबर। अब देखिए मिसिंग नंबर में होता है क्या है कि ये पार्ट ऐसा दिया हुआ रहता है, या तो आप इसको इस तरह से भी दे सकता है मिसिंग नंबर के फॉर्म में, ठीक है? तो उसको आपको अगला पैटर्न को क्या करना होगा, खोजना होगा। अगर इस तरह से अगर देगा 2 है, 4 है, 8 है, इस तरह से अगर बढ़ेगा तो इस तरह के पैटर्न को खोजने में काफ़ी आसानी होती है, लेकिन इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं होता है जो कि नहीं बनाया जा सकता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे क्या है कि ये हम लोग को सबसे पहले बड़ा जो अंक है उसको टारगेट करना है। दिमाग में रखना है कि बड़ा अंक को टारगेट करना है। 13 है तो 13 अंक को हम लोग कैसे बना सकते हैं? या तो आप इसको इसमें देखिए बीच वाला लाइन जो है क्या है, सभी बड़े-बड़े अंक हैं, ठीक है? तो हम लोग ऊपर और नीचे को तुलना करके हम लोग क्या क बनाना होगा, बीच वाला अंक बनाना होगा। तो हम लोग 13 कैसे बना सकते हैं? 4 और 9 ये दोनों को ऐड करेंगे। ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है? ये दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 13 और 15 और 6 को ऐड करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो 35 और यहाँ पे क्या रखा जाए कि 42 हो जाए? तो यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 7। तो 7 इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। दिमाग में ही रखना है कि बड़ा वाला अंक को टारगेट रखना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए ये क्या सीरीज है? ये क्या लाइनिंग वाला है, इस तरह से, ठीक है? तब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसका थ्योरी कुछ होता है जो देख लेते हैं। पहले क्या होता है कि बढ़ते क्रम में रहेगा, ठीक है? बढ़ते क्रम। फिर क्या हो सकता है, घटते क्रम हो सकता है, ठीक है? दूसरा इसमें क्या होता है, स्क्वायर हो सकता है। एक्स का स्क्वायर होगा, प्लस में समथिंग कुछ जोड़ देगा, 2 जोड़ेगा, एक्स का स्क्वायर में 3 जोड़ेगा, एक्स के स्क्वायर में 5 जोड़ेगा, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा, ठीक है? आगे जो हो सकता है कि एक्स का स्क्वायर करके घटा भी सकता है, ठीक है? क्यू करके जोड़ भी सकता है और क्यू करके घटा भी सकता है। तो इस चीज़ को हम लोग इतना पैटर्न पे ये मैक्सिमम फॉलो करता है, ठीक है? अब देखिए अगर कोई लगातार समान रूप से बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ते क्रम में रहेगा तो इसमें जोड़ की संभावना होगा। क्या होगा? जोड़ की संभावना। और अगर कोई घटते क्रम में है, यानी लगातार अगर घट रहा हो, ठीक है? माने या समान रूप से घट रहा हो, तो उसमें क्या रहेगा? घटाव की संभावना रहेगा। क्या रहेगा? घटाव की संभावना। घटाव की संभावना। और अगर इस तरह से फॉर्मेट में रहे, तो ये पता चल जाता है, इसके लिए आपको क्या करना होगा? स्क्वायर और क्यूब थोड़ा क्या रखना होगा? याद रखना होगा। उसको दिमाग में लेके चलिएगा। अब देखिए इसमें क्या है? अगर हम इसको लेकर के चलें, 6 है, 12 है, 21 है और 32 है। यहाँ पे खाली स्थान है। इसको अगर ऐसे करेंगे तो ये 6 है प्लस में, ये कितना है? तो ये हो जाएगा 9। ये इसके बीच में कितना आ जाएगा? तो आएगा ये 11 आएगा। अब इसको देखिएगा, ये 3 का है, लेकिन यहाँ कितना है? 2 का है। तो क्या ये पैटर्न सही चल रहा है? नहीं। तो फिर ये पैटर्न पे आपको नहीं चलेगा। अब देखिए ये तो लगातार है जो घट रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है इसमें, तो आपको ये देखना होगा कि ये जोड़ पर तो नहीं गया। तो क्या ये स्क्वायर पे गया हुआ है? तो इसको देखेंगे। 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर में 2 जोड़ेंगे। 12 को कैसे लिख सकते हैं? 3 के स्क्वायर में 3 जोड़ेंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं? 4 के स्क्वायर में 5 जोड़ेंगे। और इसको क्या लिख सकते हैं? 5 के स्क्वायर में कितना जोड़ेंगे? तो 7 जोड़ेंगे। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या देखिए, एक पैटर्न है, स्क्वायर करके 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 2, 3, 5 के साथ ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। क्या है? अभाज्य संख्या है। तो अगला हम भी इसमें क्या जाएगा? ये 2 था, 3 था, 4 था, 5। अगला रहेगा 6 का स्क्वायर और अगला अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? तो वो होगा 11। तो 36 प्लस 11 कितना हो जाएगा? तो 47। तो 47 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है?
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है, ये फिगर से संबंधित रीजनिंग है, ठीक है। फिगर या पेपर कटिंग इसको बोल सकते हैं, पेपर कटिंग। ये क्या है, पेपर कटिंग है। आप समझिए कि इसमें क्या है, इसको थोड़ा हम कर लेते हैं बड़ा। चलिए देखिएगा, अब इसमें देखिएगा, ये यहाँ पे ये चीजें दिया हुआ है, ये आपको ये है, इसको क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, ये चीज क्या किया गया, मोड़ा गया है। अगर ये आधा से अगर ऊपर की ओर मोड़ते हैं, बीच में तो आधा लाइनिंग होना चाहिए, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। क्या है, इसमें भी है। अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं कि अगर इसको अगर हम मोड़ते हैं ऊपर की ओर, तो ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बनेगा, देखिए इसमें ये सटा हुआ, बीच में लाइनिंग से सटा हुआ नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। इसमें देखिए बीच में ऐसा लाइनिंग दे दिया है, तो ऐसा कब होगा, जब इसमें इस तरह से लाइनिंग हमको होता, तब ये इस तरह से बन सकता था। लेकिन इसमें ऐसा लाइनिंग देने के कारण ये क्या हो गया, नहीं होगा। अब देखिए ये जब ये बढ़ेगा, इस तरफ से यहाँ से मुड़ेगा, तब मुड़ने के बाद इसमें टच करेगा, जितना ही रहेगा उतना ही ऊपर बढ़ेगा। लेकिन इसमें क्या कर दिएगा, ज्यादा बढ़ा दिया गया, तो इसके हिसाब से ये भी नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन होगा। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए ये जो है, इसमें क्या बता रहा है, Q प्लस आर ग्रेटर देन P प्लस एस है, और अगला दिया हुआ है P प्लस क्यू ग्रेटर देन आर प्लस एस है, ठीक है। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे दोनों को, इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 2Q प्लस P प्लस आर हो जाएगा। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन होगा, और P प्लस आर प्लस हो जाएगा 2s, क्योंकि दो गो एस है। अब समझिए, क्या P प्लस आर इस तरफ आएगा तो घट जाएगा, तो कट जाएगा। अब देखिए इधर क्या आ गया, 2Q है ग्रेटर देन 2s है, तो ये 2 से 2 कटेगा, तो क्या बन जाएगा, ये Q ग्रेटर देन s, मतलब कि Q बड़ा होगा s से। तो Q बड़ा होगा s से, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, डी है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत मेरी समझ से नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहता है, एक ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, तो उस पत्ते की इक्का न होने की प्रयोगता। अब इक्का क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट जो दिया रहता है इस तरह से, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं इक्का बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिएगा, ये रहता है और ये बी रहता है, ये क्यू होता है और के होता है, ठीक है। नहीं, ये बी नहीं रहेगा, जे रहता है, ठीक है। अब देखिएगा, और फिर इसके साथ साथ क्या रहेगा, एक रहेगा, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। तो यहाँ से क्या होगा, एक नहीं होता है, दो से, इसको बोलते हैं दुग्गी, तिग्गी, चौवा, पंजा, छठा, सत्ता, आठा, अनहला, अधहला बोला जाता है, ऐसे लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, सभी इसमें चार चार गो रहेगा, ये भी चार चार गो रहेगा, चार चार गो, ठीक है। तो इधर देखिएगा 4 गो, और इधर देखिए कितना है, 9 गो। तो 9 गुना 4 इधर, तो 9 चौके 36 और 4 चौके 16 इधर, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये आएगा 2, तो यहाँ आता है 42,
और कुछ छूट रहा है क्या? नहीं, यहाँ 10 को ही होगा, ठीक है? क्या होगा ये? 10 होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक 9 ही इधर हुआ। चल देखिएगा, तो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा ये? 52 आएगा, ठीक है? क्योंकि 36 और 16 कितना आएगा? 52 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 9 गुना 4 होगा, ठीक है? तो 36 और 16 कितना आ जाएगा? 52। तो टोटल ताश के गड्ढे में कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में देखा क्या जाता है? प्रायिकता। प्रायिकता में नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी को जब देखा जाता है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बटा नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, ठीक है? अब नंबर ऑफ इवेंट किसको बोलते हैं? जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई 4 गो बंदा है या 4 कुछ भी है, यानी एक है वृत्त है, ये ऐसे एक त्रिभुज है और एक स्टार है, 4 गो पार्ट है। तब इसमें बोला जा रहा है कि अगर हमको स्टार आने की क्या प्रायिकता है? तो इसका मतलब स्टार को घटना घटेगा कितने के साथ? तो सिर्फ एक को। लेकिन संभावना कितना है? 4 को कोई भी आ सकता है। तो जो आएगा टोटल होगा घटनाएं, उसको बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है? टोटल घटना जितना संभव हो वो कहता था सैंपल स्पेस, और जितने के साथ ये घटेगा उसको बोलते हैं नंबर ऑफ इवेंट बोलेंगे। तो इसको नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी अगर निकालेंगे तो एक बटा कितना होगा? 4। और एक चीज ध्यान में रखना है कि निश्चित जो प्रोबेबिलिटी की जो आंसर होगा, एक और जीरो के बीच में होता है, एक और जीरो के बीच में होता है। एक जो होता है निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता, और जीरो जो होता है अनिश्चित घटना की प्रायिकता होता है, अनिश्चित घटना की प्रायिकता। अब देखिएगा आगे जो होता है, एक होता है घटित घटना, एक होता है नहीं घटित घटना। अगर इसमें डैश अगर दे दें तो इसको इंडिकेट करते हैं कि घटना नहीं घटेगा। दोनों का कितना होता है? एक होता है योग, यानी घटित घटना और नहीं घटित घटना का योगफल कितना होगा? एक होगा। अब जैसे देखिएगा हमसे पूछा जा रहा है क्या कि इक्का आने की प्रायिकता, द टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना होगा? 52। और नंबर ऑफ इवेंट कितना के साथ घटेगा? क्योंकि 4 गो है, 4 गो इक्का होता है, 4 गो में से कोई भी आ सकता है। कितना ही आ जाएगा? 4। तो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी इसमें कितना आ जाएगा? 4 बटा 52। तो कितना आएगा? 13 चौके 52, 1 बटा 13 आएगा। तब देखिए 1 बटा 13 संभावना है कि वो आ सकता है, और लेकिन नहीं आने की प्रायिकता, तो हमको निकालना है यहाँ पे नहीं आने की प्रायिकता। तो जितना नहीं आने की प्रायिकता है उसको एक में से क्या करेंगे? आने की प्रायिकता को घटा देंगे। तो कितना आएगा? 12 बटा कितना आएगा? 13। तो 12 बटा 13 जो होगा इक्का को नहीं आने की प्रायिकता होगा, ठीक है? इसका दूसरा तरीका भी आप देख सकते थे कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 52। क्या है? 52 है। अब समझिएगा कि अगर मान लिया जाए कि 4 गो होता है इक्का, और चारों इक्का को उसमें से निकाल दिया जाए, क्लियर है? इक्का आएगा ही नहीं। तो 52 में से अगर 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 48। यानी 48 घटनाएं ऐसे है जो कि नहीं घट सकती है, यानी नंबर ऑफ इवेंट कितना हो गया? 48। तो ये नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी होगा जो नहीं आने की प्रायिकता, तो 48 बटा 52। बरचों के 48, तेरह चौके 52, यानी 12 बटा 13। तो आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं, क्लियर है? अब एक चीज बता रहे हैं, इसमें कहता है कि विरोधाभास होने की प्रायिकता क्या होगा? अगर इसमें पूछ देता है विरोधाभास होने की प्रायिकता क्या होगा, तब देखिएगा एक विरोधाभास कहने का मतलब कि एक हाँ कहेगा तो दूसरा ना कहेगा। उसी प्रकार से इसमें देखिएगा आने की प्रायिकता कितना था? 1 बटा 13, और नहीं आने की प्रायिकता कितना है? 12 बटा 13। तो एक दूसरे में विरोध करेगा। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान में रखिएगा कि अगर मान लिया जाए कि दो घटनाएं हो, दो घटना, दो घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हो,
तो उसका जो प्रायिकता जो होगा वो क्या होगा? गुना कहलाएगा, गुना से निकलेगा। जैसे जैसे मान लेते हैं कि विरोधाभास कब होगा? जब एक हाँ कहेगा तो दूसरा ना कहेगा। तो जब तक दोनों घटनाएँ नहीं घटेगा, वो पूरा घटना नहीं घटना कहलाएगा। नहीं समझ में आया? देखिए, जैसे कहता है कि 1 की प्रायिकता कितना कहता है? हाँ में प्रायिकता कहता है तो कि 2/3 और ना में प्रायिकता कहता है कि 1/3 है। तो एक हाँ कह रहा है और दूसरा ना कह रहा है। तो हाँ और ना में जब तक दोनों साथ-साथ नहीं रहेगा, तब तक इसको हम कहें कि विरोधाभास नहीं है। तो जब विरोधाभास नहीं रहेगा, तो इसके हिसाब से क्या होगा? इसमें क्या हो जाएगा? गुना होगा। कब? जब दोनों घटनाएँ घटेगा तभी वो संभव है, अन्यथा नहीं संभव है। ये कब विरोधाभास कहलाएगा? जब दोनों घटनाएँ घटेगी एक साथ तब। तो इसलिए इसको क्या करते हैं? गुना यानी 2 बटा कितना हो जाएगा? 9। लेकिन अगर दोनों घटनाएँ स्वतंत्र हो, ना इससे मतलब हो और ना इससे इसको मतलब हो। ये हाँ कहे तो इसका अपना मतलब है, ना कहे तो इसका अपना मतलब। विरोधाभास शब्द का इस्तेमाल ना करें। तब ये क्या होगा? तब ये दोनों क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। ठीक है? तो कितना होगा? 3/3 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। ठीक है? जब 2 घटनाएँ स्वतंत्र हो तो उसके कुल प्रायिकता क्या होता है? योगफल से निकाली जाती है। यदि 2 घटनाएँ स्वतंत्र हो तो कुल प्रायिकता उसके योगफल होंगे। योगफल होंगे। इसलिए इस पे आगे सवाल आया है। ठीक है? तब हम लोग देखिए हम लोग का आंसर क्या आ गया था? 12/13 आया था। तो इसका आंसर कितना होगा? 12/13 जो कि फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। क्लियर है? अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा 9, 10, 12, 15 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अब देखिए इसमें जानते हैं विभाजता के नियम आपको याद होना चाहिए। अगर 2 के विभाजता के नियम कहेगा, विभाजता का नियम, तब इसमें क्या कहेंगे? अंतिम अंक, अंतिम एक अंक 2 से कटे। अंतिम एक अंक क्या है? 2 से कटे। और अगर 4 के विभाजता के नियम कहने का मतलब क्या हो गया? 2 के पावर 2 है। तो यहाँ 1 था तो 1 अंक से कट, अंतिम एक अंक 2 से कटना चाहिए था। यहाँ कितना है? 2 है, तो 2 की विभाजता के नियम क्या कहलाएगा? अंतिम 2 अंक कटना चाहिए। 2 अंक 4 से कटे। ठीक है? अगर हमको 8 के विभाजता के नियम कहेगा तो 2 के पावर क्यों होगा? अंतिम यानी 8 के विभाजता के नियम क्या होगा? अंतिम 3 अंक 8 से कटे, चाहे कितना बड़ा संख्या दिया हुआ हो। अंतिम 3 अंक देखेंगे, 8 से अगर कट रहा है तो वह संख्या 8 से कटेगा। उसी प्रकार से कहता है 3 के विभाजता के नियम, विभाजता के नियम क्या है? अंकों का योग, अंकों का योग 3 से कटे। ठीक है? अगर 9 के विभाजता के नियम कहता है तो अंकों का योग 9 से कटे। अगर 27 के विभाजता के नियम कहता है तो अंकों का योग 27 से कटना चाहिए। क्लियर है? तो आपको 2 का हो गया, 3 का हो गया, 4 का भी हो गया। 5 का विभाजता के नियम देखते हैं। 5 के विभाजता के नियम क्या है? विभाजता का नियम। अब देखिए अंतिम एक अंक कटना चाहिए। अंतिम एक अंक 5 से कटे। अगर यही 25 का कहेगा तो 5 के कितना है? स्क्वायर हो जाएगा। 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 25 के विभाजता के नियम अगर कहेगा तो अंतिम 2 अंक 25 से कटे। ठीक है? उसी प्रकार से अगर कहेगा कि 125 का क्या होगा? तो अंतिम 3 अंक 125 से कटना चाहिए। समझ गए यहाँ तक?
अब देखिए आपके पास 2 खत्म हो गया, 3 खत्म, 4 खत्म, 5 का हो गया। अब आगे देखना 6 की विभाज्यता के नियम। 6 की विभाज्यता का नियम। अब देखिए 6 की विभाज्यता में क्या है, इसको हम अभाज्य संख्या के रूप में इसको तोड़ेंगे। ये टूटेगा 3 और कितना में टूटेगा? 2 में। 1 और 6 में नहीं तोड़ना है, ठीक है? इसको ब्रेक करना है। तो जो संख्या 3 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, वो संख्या 6 से अवश्य कटेगा। समझ लीजिए एक बार फिर से। 6 की विभाज्यता के नियम कहेगा तो जो संख्या 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, वही संख्या 6 से कट सकती है। अगर हमको कह दिया कि 12 की विभाज्यता के नियम क्या हो सकता है, तो जो संख्या 4 से कटे और 3 से कटे, तो वो संख्या 12 से जरूर कटेगा। 6 और 2 भी हो सकता है, 12 को क्या लिख सकते हैं? 6 2। लेकिन इसमें क्या है, इसमें भी 2 शामिल है। ऐसा तोड़ना है जो कि इसका मासा क्या आना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्लियर है? अब देखिएगा, उसी प्रकार से हमको कहेगा 14 का विभाज्यता का नियम, तो 7 गुना 2, यानी जो संख्या 7 से भी कटे, 2 से भी कटे, तो 14 से भी कट जाएगा। क्लियर है? अब देखिए 7 एक अपवाद है, इसको आप जनरली चेक करके ही कोशिश कीजिए कि क्लियर किया जाए। ठीक है? तो आपको हो गया 2 3 4 5 6 7 तो इग्नोर है, 8 9 10 और एक 11 को देखिएगा। 11 का एक विभाज्यता का नियम कहता है, विभाज्यता के नियम क्या है? सम स्थानांक, जैसे मान लेते 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। सम स्थान माने पहला स्थान है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। तो सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 से विभाजित हो जाए। तो इसको इसको अगर हम जोड़ते हैं तो कितना आता है? 8 और इसको इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 8। इसका अंतर कितना आएगा? 4। ठीक है? तो अंतर 4 आएगा तो क्या ये 0 है? नहीं। क्या 11 से कटने वाला है? नहीं। तो इसके हिसाब से ये जो संख्या होगा, ये आपको 11 से विभाजित नहीं होगा। नहीं होगा। क्लियर है? अब देखिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए इसमें कहता है 9 10 12 से पूर्णतः विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। अगर सबसे बड़ी संख्या कहता तो हो जाता मसा, लेकिन सबसे छोटी संख्या कह रहा है तो उसका हो जाएगा लसा। ठीक है ना? अब देखिए लसा और मसा का क्या फर्क है इसमें। लसा कहता है दी गई संख्या से कटे, संख्या से कटे, और मसा का मतलब क्या होता है? दी गई संख्या को काट दे। यही फर्क है दोनों में। अब देखिए तई लसा निकलेगा क्योंकि छोटी से छोटी संख्या कर रहा है। इसमें कर रहा है क्या? छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से कटे, और मसा का मतलब बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को काट दे। क्लियर है? अब देखिए इसमें क्या है, 9 10 12 15 से विभाजित होना चाहिए। तो 9 की विभाज्यता के नियम हम लोग अभी पढ़े हैं कि अंकों को जोड़ेंगे तो इसका कितना आएगा? 8 ही 9 से नहीं कटता है। इसको जोड़ेंगे 3 तो ये 9 से नहीं कटता है। इसको जोड़ेंगे 9 तो ये 9 से कटता है। इसको जोड़ेंगे 1 तो 1 नहीं कटता है। तो इसका मतलब हमको सी नंबर ऑप्शन हो गया आंसर। क्लियर है? तो देखिए विभाज्यता का नियम इसमें क्या करेगा? लसा मसा में बहुत काम आएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है 26। बड़ी संख्या छोटी संख्या का कितना है? 3 गुना। एक है बड़ी संख्या और एक है छोटी। बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना है। तो जब तक छोटी संख्या मालूम नहीं होगा तब तक बड़ी संख्या नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है? बड़ी संख्या छोटी संख्या का 3 गुना। बड़ी संख्या अगर हम मान लेते हैं एक्स, तो इसको मानते हैं बाय, तो इस तरह से क्या होगा? दो चार बार रखिए, एक समीकरण निकल जाएगा। तो इससे अच्छा है कि छोटी संख्या को मान लीजिए एक्स, तो बड़ी संख्या कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए इसका अंतर कितना कह रहा है, तो अंतर है 2x। 2x का वैल्यू कितना दिया हुआ? 26। तो 2x बराबर कितना है? 26। तो x बराबर कितना होगा? 26/2 बराबर कितना हो जाएगा? 13। हमसे पूछा क्या जा रहा है? तो बड़ी संख्या कितना था? 3x। तो 3x बराबर कितना होगा? 13 गुना 3।
बराबर कितना होगा 39, तो 39 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 83 से पूर्णतः विभाजित 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो देखिएगा 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 6 गुना, ठीक है। अब देखिए इसको 83 से विभाजित करना है, तो एक अंक लगेगा 83, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 1, ये कितना होगा 9, ठीक है। इसको अगर हम 2 से लगाते हैं कितना आएगा 6 और 8 2 16, ये आ जाएगा 3, ये जाएगा कट, तो यहाँ तक हो गया खत्म। फिर उतरेगा 9, अब नहीं लगेगा तो फिर 0, फिर उतरेगा 9, यहाँ तक 2 उतरेगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तक तो इतना ही था, 2 उतरा। अब देखिए इसको कितना समय लगाएंगे, 5 से तो लगेगा नहीं, 4 से लगा लीजिए, ठीक है। 4 3 12 की 2 हो जाएगा, बाकी हाथ में 1, 8 चौके 32, 1 हो जाएगा 33, ये कितना आएगा 7, ये हो जाएगा 6, 1 कट जाएगा, अब उतर जाएगा 9, अब कितना लगेगा 8 से लगा लीजिए, 8 8 यानी 38 24 की 4 हो जाएगा, बाकी हाथ में 2, 8 8 64 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 66, कितना ये घटेगा 5 और ये घटेगा 1, और ये तो कट ही जाएगा। इसका मतलब शेष कितना बच गया 15। अगर ये 15 नहीं होता तो ये तो पूरा पूरा कट जाता, तो इसका मतलब इसमें से 15 हम क्या करेंगे घटा देंगे। अगर हम इसमें से 15 घटाते हैं तो आएगा 4, आएगा 8 9 9 9 9, यानी 4 गुना 84, 4 गुना 84 क्या है, ये सी नंबर ऑप्शन है। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, छोटी से बड़ी संख्या पर पूछा है, एक छोटी से छोटी संख्या पर पूछा है। तो अगर हम छोटी से छोटी संख्या पर अगर पूछेगा, हम लास्ट में एक मतलब जो घटाए हैं इसको, जो शेष बचा है उसको हम नहीं घटा करके यहाँ पे 8 से मत लगाए थे, 9 से लगाते हैं, अगर छोटी संख्या होता तब। जैसे एक उदाहरण के तौर पे इसको देखते हैं। जैसे अगर हमको बोलेगा कि 3 अंक की छोटी संख्या कितना होता है, इसको हमको 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को चाहिए। तो इसको अगर हम लगाएंगे तो 1 होगा, ये आएगा 7, कितना आ जाएगा 3 0। अब देखिए 4 मरतबे तो ये लगाते, सच हो गया था, लेकिन नहीं 4 मरतबे नहीं 5 मरतबे लगाएंगे, ठीक है। 7 5 35, इसका मतलब कितना है माइनस में 5 है। अगर ये 5 ज्यादा होता, क्योंकि अगर हम 100 से अगर शेषफल उसको घटाते हैं तो 3 अंक नहीं रह जाएगा, 2 अंक हो जाएगा, तो इसलिए हमको 5 जो यहाँ पे बचा एक्स्ट्रा, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे, यानी 100 प्लस कितना होगा 5, यानी 105 जो होगा छोटी से छोटी संख्या होगा, जो 7 से क्या हो जाएगा विभाजित हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरह से दोनों टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखिएगा इसका। आगे कहता है कि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। देखिए समकोण भी है और समद्विबाहु भी है। इसका क्षेत्रफल दिया मतलब कि ई भी अगर x है तो ये भी अगर x है, ठीक है। तो ये कितना होगा √2x हो जाएगा। तो उसका कहता है विकर्ण, विकर्ण अर्थात अगर इस तरह से अगर होता तो ये बनता विकर्ण, तो इसको निकालना है हमको, ठीक है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार इतना ऊंचाई इतना, बराबर क्षेत्रफल कितना दिया हुआ 200। तो एक्स स्क्वायर 2 से इधर गुना होगा तो कितना होगा 400, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा 20। अगर एक्स का मान 20 है तो हमको निकालना है √2x, तो √2x बराबर कितना होगा 20 गुना √2, यानी 20 √2 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है। चलिए आगे देखिएगा। एक शहर की जनसंख्या 6250 है
और 8% प्रति वर्ष की दर से घट रही है, तो 2 वर्ष में कितनी कमी आएगी? अब देखिए, पहले कितना था? 62,150, 8% घट गया है, इसका मतलब क्या रहेगा? 92% रह गया होगा। इतना रहा होगा पहला साल में। दूसरा साल क्या रहा होगा कि फिर 8% घटा हुआ, तो जितना ही कैलकुलेट करके आएगा उसका 8% घट गया होगा, तो इसमें 92% फिर बचेगा। डबल शून्य हो गया। अब देखिएगा, एक शून्य से एक शून्य खत्म हो गया। इसको अगर काटते हैं, 25 से काटिए, 25 चौके 100 हो जाएगा, और इसको 25 से 25 मतलब कटेगा, 5 25 और 5 दूना 10। फिर इसको काटिएगा, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना आएगा? 23। इसको कितना करेंगे? 46। अब देखिएगा, 5 गुना 23 गुना 46, ठीक है। इसको गुना करें, कितना आएगा? 18। 18 में 5 से गुना होगा 90, यानी अंतिम में आएगा 0, ठीक है। तो ये 0 सब में है, तो आगे हम लोग इसको गुना करना पड़ेगा। तो 23 पचे कितना होता है? 15 से 115, और उसमें 46 से कर लेंगे गुना। 15 छक्का 90 और 6, 15 चौके 60 और 4, इसको कितना होगा? 0 9, ये आ जाएगा 12 के 2, ये जाएगा 5, यानी 5290, ठीक है। 5200 क्या रह जाएगा? 90 रह जाएगा। तो था कितना उसका? 6250, और अब कितना रह गया? 5290 रह गया, ठीक है। कितना ही घटा है? 0। 15 में से 9 जाएगा तो 6, ये बचेगा 11, 11 में से कितना जाएगा? 2 जाएगा तो बचेगा 9, तो 960 उसको क्या हो जाएगा? घट करके आ जाएगा, जो कि आंसर क्या है? चौथा नंबर ऑप्शन है। चलिए अगला देखते हैं। आगे इसमें कहता है कि निम्नलिखित पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। अब देखिए, पाई चार्ट दिया हुआ है, सामाजिक विज्ञान का 70 दिया हुआ है, 70 है, ये 90 है मैथ का, ये 48 इंग्लिश का है, ये हिंदी है, 80 है, और ये साइंस है, जो कितना है? 72, यानी 5 सब्जेक्ट है। कहता है गणित में प्राप्त अंक कितना है? टोटल अंक कितना था? 450, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये टोटल जो डिग्री में दिया हुआ है, क्या सब है? डिग्री में है, तो ये टोटल कितना रहा होगा? 360 डिग्री रहा होगा। 360 डिग्री है, तो अंक कितना है? 450 है, तो एक होता तो 450 बटा 360, ठीक है। हमसे पूछा जा रहा है, गणित में पूछा जाता है, गणित में कितना है? 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो 450 बटा 360 का गुना हो जाएगा 90, 9 चौके हो जाएगा 36, ठीक है। अच्छा, कितना प्रतिशत अंक लाया है? चलिए अब देखिएगा, तो टोटली अंक कितना आया? 450 बटा आ जाएगा 4, ठीक है। अब ये तो रहेगा 100%, इसको निकालना है प्रतिशत में। अब जो कि देखिए, इतना जो अंक आया, तो ये कितना है? 450 बटा 4 गुना 100, अब बटा कितना में से आया? तो 450 में से आया। 450 से 450 खत्म, ये कितना आएगा? 25, तो 25% उसको क्या है? मैथ में। एक बार इसको फिर से देखिएगा, पहले हम निकालने की मैथ में उसका मार्क्स कितना है, ये टोटल से परसेंटेज निकाल लेंगे। मैथ में कितना निकला हुआ इसका? 360 पूरा था, डिग्री में है, तो 360 अगर पूरा रहेगा तो कितना होगा? 450। अगर एक रहेगा तो 450 बटा 60, 360 हो जाएगा। 90 डिग्री था, तो इसके हिसाब से 450 बटा 4 अंक इसको आया था। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 450 बटा 4 गुना हो जाएगा 100, टोटल कितना था? 450, तो 450 450 कटेगा, ये कितना आ जाएगा? 25, तो 25 इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। अब देखिएगा आगे क्या है।
कहता है औसत प्राप्त अंक कितना है, तो देखिएगा टोटल अंक कितना है 450, 450 है और औसत का मतलब क्या होता है कुल योग बटा संख्या, तो 450 उसका टोटल अंक है और सबिट कितना है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 को इसमें सबिट है तो 5 से लगाएंगे भाग तो कितना आ जाएगा ये 90, तो 90 मार्क्स इसका क्या आ जाएगा एवरेज आएगा, मार्क्स एवरेज हो जाएगा माने औसत हो जाएगा, तो 90 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला पूछा जा रहा है 100 अंक किस विषय में है, क्या 100 अंक किस विषय में है, तो अगला ये क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाहें तो ये टोटल कितना था 360 डिग्री, 360 डिग्री था, 360 डिग्री ये था तब कितना था 450 अंक था, ठीक है समझ रहे हैं। तो इसका मतलब इसको उलट करके लिख सकते हैं, हमको 100 अंक को हमको ज्ञात करना है, 450 अगर अंक है तो कितना है 360 डिग्री, तो अगर एक अंक रहेगा तो 360 बटा 450, ठीक है। इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं, 450, अब देखिएगा हमको चाहिए 100 अंक, तो 360 बटा 450 गुना हो जाएगा 100, एक शून्य से एक शून्य, 9 चौके 36 और 9 पचे 45, कितना आएगा 20, 20 चौके कितना होगा 80 डिग्री। अब 80 डिग्री किस में है, तो 80 डिग्री सिर्फ हिंदी में था, हिंदी में कितना है 80 डिग्री है, तो इसका मतलब कि हिंदी में क्या आया है 100 अंक किसको आया है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगे कहता है कि 400 ग्राम मिश्रण में 30% जस्ता, 45% लोहा और शेष है तांबा, तो 400 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना ग्राम होगा, ठीक है। अब समझिए टोटल होता है अपने आप में 100%, इसमें तीन चीजें हैं, पहला 30% है जस्ता, 45% है लोहा और कहता है कि बाकी जो शेष बचेगा, अब देखिए टोटल कितना हो गया 75, बचेगा ये 25% ही क्या हो जाएगा तांबा हो जाएगा, तो कहता है कि 400 ग्राम मिश्रण में तांबा कितना ग्राम है। अब सोचिए 400 ग्राम मिश्रण है ओकरा में 25% है तांबा, तो 25/100, 100 से 100 खत्म, 25 चौके हो जाएगा 100, तो 100 ग्राम क्या निकल जाएगा इसमें तांबा निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है बी है। चलिए अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन को, अब देखिए क्या कहता है, ये जो है लाभ हानि है प्रॉफिट एंड लॉस पर है, एंड लॉस, ये देखिएगा ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। इसको लॉन्ग प्रोसेस से भी बनाया जा सकता है शॉर्ट प्रोसेस से भी, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस से बनाइएगा तो टाइम का किलिंग ज्यादा है, शॉर्ट भी उतना टफ नहीं है, सिर्फ समझने का फेर है। कहता है कि 40 रुपए में 10 खिलौने की दर से खरीदता है, अब समझिए 10 खिलौना खरीदता है कितना में, तो 40 रुपया में, क्लियर है। और कहता है 48 रुपये में 8 खिलौना दर से बेच देता है, मतलब 8 खिलौना बेचता है, बेचा कितना में 48 रुपया में। आप समझिए अगर एक खिलौना का निकालते तो 4 रुपया होता, और यहाँ अगर एक खिलौना का निकालते तो 48/8 यानी 6 रुपया होता, मतलब कि या तो एक खिलौना पर आप प्रॉफिट निकाल लीजिए या 1000 खिलौने पर प्रॉफिट निकालिए, अगर रेट सेम है प्रॉफिट भी आपको सेम ही मिलेगा। ये क्या था कि 10 है तो 10 खिलौना का दाम कितना है 40 रुपया खरीदा, तो एक का दाम कितना हो जाएगा 4 रुपया। दूसरा अगर 8 खिलौना अगर बेचा जाता है 48 रुपया में, तो एक खिलौना कितना में बेचा जाएगा 6 रुपया में।
तो ये इसका खरीदारी पड़ा है 4 रुपया, बेच रहा है 6 रुपया में। तो ये कितना का लाभ है? 2 का लाभ है। गुना हो जाएगा 100 बटा क्रैमूल कितना है? 4। तो ये 2 और ये कितना आ जाएगा? 50। तो 50% उसे क्या हो जाएगा? प्रॉफिट होगा। ठीक है। कहीं-कहीं ये होता है कि ये तो लगातार कट गया, माने इससे भी ये भागा लग गया, इसमें ये भाग लग गया। कहीं-कहीं होता है कि नहीं भाग लगता। उस हिसाब से देखिए क्या है कि मान लेते हैं कि 5 खिलौना 4 रुपया में खरीदा है, ठीक है? और 4 खिलौना जो है ना, वो 5 रुपया में बेच रहा है, ठीक है? तो ये है क्रय मूल्य और ये है विमूल्य, समझे? आप समझिएगा। तो ये हम लोग ये दिमाग में रखना है क्या कि जितना सामान खरीदा जाएगा, उतना ही सामान बेचा जाएगा, ठीक है? तो हम लोग 4-5 को खरीदे हैं, 4 को बेच रहे हैं, तो ये तो ठीक-ठाक नहीं है। तब इसको क्या करेंगे? कर लेंगे बराबर। तो इसमें करेंगे 4 से, इसमें करेंगे 5 से। तो इधर भी हम कर देंगे 4 से और इधर भी कर देंगे 5 से। क्लियर है? अब इधर भी 20 खिलौना हो गया और इधर भी 20 खिलौना हो गया। ये 20 खिलौना खरीदा कितना में? तो 16 रुपया में और ये 20 खिलौना बेचा कितना में? तो 25 रुपया में। तो देखिए लाभ कितना हो गया? 9 का। 9 गुना 100 क्रय कितना हो गया? 16 का। 4 चौके 16 और ये आ जाएगा 25। 25 नमा 2 25 बटा कितना हो जाएगा? 4। अब इसको काटिए। ये कटेगा कितना? 5 चौके 20 कटेगा, 8 चौके 8 तिहाई 24 हो जाएगा ना, 6 चौके 24 बचेगा 1, तो 4 दूना 8, फिर कितना होगा? 5। तो ये इतना आ जाएगा 56.25 रुपया इसका हो जाएगा, यानी परसेंट इसका हो जाएगा आंसर। तो इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, जब ये ना कटे पूरा तो, क्योंकि जितना खिलौना खरीदेंगे उतना ही खिलौना क्या करेंगे? बेचेंगे। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला ये देखिएगा क्या कर रहा है कि 1 बटा एक्स के पावर ए के पावर कितना है? -3 भागा यहाँ दिया हुआ है एक्स के पावर -1 और ये कितना है? 3 है बराबर एक्स के पावर 6 दिया हुआ। तो आपको निकालना है ए का वैल्यू। अब समझिएगा, ए के पावर अगर एम गुना ए के पावर अगर एन होता है तो ए के पावर एम प्लस एन होता है। आगे इसको लिख लेते हैं। ए के पावर एम गुना ए के पावर एन, तो ए के पावर एम प्लस एन होगा। और अगर ए के पावर एन एम भागा ए के पावर अगर एन हो तो ए के पावर एम माइनस एन होगा। ठीक है। अगर पावर पर पावर अगर रहेगा तो ये क्या हो जाएगा? गुना। और अगर किसी के पावर अगर जीरो उसका मान 1, सिर्फ इंफिनिटिव को छोड़ करके। अब देखिएगा, इसमें अगर और बढ़े तो ए के पावर माइनस एम बराबर कितना होता है? 1 बटा ए के पावर एम हो जाता है। क्लियर है? तो इसमें इस फॉर्मूला का भी इस्तेमाल हम करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है। ये अगर इस तरह से है तो ये उलट जाएगा, क्योंकि 1 बटा अगर समथिंग है कुछ भी, उसको 1 बटा फिर उसको उलटेगा। मान लेते हैं कि इसको ऐसे 1 बटा 2 है और इसको फिर करेंगे 1 बटा 1 बटा 2, तो ये मेन बटा होगा तो उलटेगा तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा ऊपर। ठीक है। तो ये हो जाएगा इस तरह से। अब इसमें देखिएगा, अगर ये ऐसा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए के पावर कितना हो जाएगा? 3, क्योंकि माइनस के कारण। भागा कितना है? ए के पावर -1 गुना -3 है, यानी 3 है प्लस में, बराबर कितना है? एक्स के पावर 6 है। अब देखिए पावर पर पावर रहेगा तो ए के पावर कितना होगा? 3 है भागा ए के पावर -3 है बराबर ए के पावर 6। अब समझिए, ये अगर क्या है? भाग में है, तो भाग में है तो पावर क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो एक्स के पावर कितना आएगा? 3 है, माइनस तो होगा ही, आई माइनस पहले से है, बराबर कितना होगा? एक्स के पावर 6। अब देखिए ये जुट जाएगा तो एक्स के पावर कितना आ जाएगा? 6 ए आ जाएगा बराबर एक्स के पावर 6। आधार सेम है तो पावर हो जाएगा बराबर, यानी 6 ए बराबर क्या हो जाएगा? 6। तो ए बराबर हो जाएगा 1।
तो 1A बराबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे देखिएगा। अगला देखिए, ये ग्राफ पर आधारित है, ठीक है ना, जो आगे क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये ग्राफ को क्या करना है, कंपनी एक्स है जो बूंदा से इंडिकेट कर रहा है, ये चतुर्भुज से कंपनी जेड है, और त्रिभुज से कंपनी वाई है, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरह से करोड़ों में इनकम है, और ये वर्ष में है, इधर क्या है, वर्ष है, ये क्या है, करोड़ों है। आगे देखिएगा। अधिकतः तीनों कंपनी 1994 में औसत निर्यात और 95 में औसत निर्यात का अंतर क्या होगा। 94 में देखेंगे, 94 में ये कितना है, 40, 94 में ये कितना है, 60, और 94 में ये कितना है, देखिए 100 और 80 के बीच में, तो इसका मतलब क्या होगा, 90 होगा। बटा करेंगे 3, इसका औसत होगा। ये औसत कितना आ गया इसका, तो 100 190, 190 बटा 3 होगा इसका। आगे देखिएगा, 1995 में औसत निर्यात, 95 का है यहाँ है, ये कितना है, 40, ये 1994 में था। 1995 में देखिएगा, ये कितना है, 40, उसके बाद ये कितना है, 60, और उसके बाद ये कितना है, 120 बटा 3, तो ये कितना आ जाएगा, 220 बटा कितना होगा, 3। अभी दोनों का अंतर निकालिएगा, तो 220 बटा 3 और माइनस 190 बटा 3, तो कितना आ जाएगा ऊपर, 30 बटा 3, कितना आ जाएगा, 10। तो 10 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो कि 10 करोड़, सी नंबर ऑप्शन। क्लियर है। अगला देखिएगा, इस वर्ष में कंपनी बाई और जेड के निर्यात में अधिकतम अंतर है। अब देखिए 94 में देखिए अधिकतम अंतर कितना होगा, बाई और जेड के बारे में बोल रहा है, तो बाई है और जेड है, मतलब कि ये बुंदा वाला नहीं रहेगा। तो इसके इसके बीच में अंतर कितना का है, ये है 40 और ये है 90, तो इसका अंतर कितना का हो गया, 40 और 90 कितना होगा, 50 होगा। 97 में कितना आएगा, 97 में कितना है, 60 है, और ट्रायंगल का 97 में नहीं है, ठीक है ना, है लेकिन यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये रहेगा तो इसको कितना आएगा, इस 60 है, ये 80 है, तो इसका अंतर कितना आएगा, 20 का आएगा। आगे देखिए 95 में है, 95 में ट्रायंगल, इसका अंतर कितना है, ये है 60 का और ये है 120 का, तो इसका कितना होगा, 60 का अंतर होगा। 96 में देखिएगा, 96 में भी कितना है, 60 है, और ये कितना है, 80 के आसपास में, ठीक है। तो 60 और 80 कितना है इसका, 20 का है। तो सबसे अधिक अंतर किसका हो गया, तो सी ऑप्शन का, तो सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझे। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में 3 कंपनियों का निर्यात बढ़ते क्रम में है। अब देखिए तीनों का बढ़ते क्रम में देखना है, तो ये देखिएगा, ये 94 में क्या है, ये घट गया है, तो ये 94 नहीं होगा। 95 में देखिएगा, यहाँ से ही गया है, लेकिन ये क्या हो गया, ये तो बढ़ा, लेकिन ये क्या हो गया, घट गया। ये भी बढ़ चुका है, ये भी बढ़ा है, लेकिन ये क्या हो गया, घट गया। आगे देखिए 96 में क्या है, यहाँ से भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है, लेकिन ये क्या रहा है, घट रहा है, क्योंकि यहाँ से भी घटा था। 97 में देखिएगा, ये घटा है, ये बढ़ा है, फिर ये घटा है, और 98 में देखिए क्या है, ये तो घट ही गया था, ठीक है, 98 में, तो ये तो होगा ही नहीं। 99 में देखिएगा, ये भी बढ़ा है, ये भी बढ़ा है,
और ये भी बढ़ा है। तो 99 में क्या हो गया? बढ़ गया है। तो 99 इसका क्या होगा? 1999 इसका होगा आंसर। क्लियर है? मतलब कि तीनों कंपनियां उसमें पिछले वर्ष की तुलना में बढ़ना चाहिए, ये देखना है इसमें। चलिए आगे देखिएगा। आगे देखिए क्या कहता है कि 43 दिया हुआ है और 67, इसके पावर 245, इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए जानते क्या करते हैं? इसमें 4 से लगाएंगे भाग। अगर ये पूरा पूरा कट गया तो इसके पावर में रहेगा 4। अगर ये शेषफल बच गया तो शेषफल उसका होगा आंसर। अब देखिए इसमें क्या होता, 44 अगर होता पूरा पूरा माने कट जाता, लेकिन एक है तो इसका मतलब क्या हो गया कि 4367 पर कितना होगा? एक आएगा, क्योंकि शेष कितना बचा हुआ इसमें? एक बचा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से एक बार अगर गुना होगा तो यानी कितना होगा? 7। तो शांत नहीं, अगर स्क्वायर रहता तो 49 होता, तो ये 9 हो जाता, इसलिए एक है तो इसके कारण क्या होगा? 7। तो 7 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा। आगे कहता है कि 75% मामले में, एक्स 75% मामले में, वाई 80% मामले में सच बोलते हैं। किसी समान तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी? दोनों एक दूसरे के विरोधाभास करें। अब देखिए दोनों एक दूसरे के क्या कर रहा है? विरोधाभास कर रहा है। अब देखिएगा एक्स और पाई, ये सच बोलता है। सच कितना बोलता है? तो ये 75% सच बोलता है, तो झूठ कितना होगा? 25%। ठीक है, अब देखिए बाई कहता है कि 80% सच बोलता है, तो ये 20% झूठ बोलेगा। अब समझिए विरोधाभास कहने का मतलब क्या होगा कि एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा। ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आएगा? तो ये आ जाएगा, ये आएगा 75/100, आने आएगा 3 और ये आएगा 4, तो 3/4 ये हो जाएगा। ये कितना आएगा? 80/100, तो ये 4 आएगा, ये 5 आएगा, यानी 4/5। ये आएगा 20/100, तो ये आएगा 1/5, और ये आएगा 25/100, तो ये आएगा 1/4। विरोधाभास कब होगा? जब एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलना चाहिए। ठीक है, तो ये सच बोलेगा तो ये झूठ, तो विरोधाभास होगा। तो सच कितना इसका है? 3/4, और इसका झूठ कितना है? 1/5, क्योंकि गुना होकर कि दोनों जब तक साथ घटेगा नहीं तब तक विरोधाभास कहलाएगा नहीं। दूसरा पॉइंट, अच्छा इसमें देखिएगा कि एक्स जो है अगर झूठ बोलता है 25, तो वाई को तो सच बोलना चाहिए। तो अगर ये कितना है? 1/4 अगर ये झूठ बोलता है तो ये कितना होगा? 4/5 ही क्या बोलेगा? सच बोलेगा। ठीक है, ये भी है, ये अलग घटना है, ये अलग घटना है, ये दोनों में कोई संबंध नहीं। ये दोनों में संबंध है क्योंकि विरोधाभास होना है, तो इसके लिए इसके बीच में हो गया गुना। और ये अलग है, ये अलग है, तो इसके बीच में हो जाएगा जोड़। अब ये कितना हो जाएगा? 3/20, अब प्लस ही कितना होगा? 4/20, कितना होगा? 7/20। इस सवाल का क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? ए है। चलिए आगे देखिएगा। एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपया, 5% छूट देने के बाद भी 25% का लाभ है? तो इसको दिमाग में रखिएगा कि अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस पी मतलब प्रॉफिट, और 100 माइनस डी मतलब डिस्काउंट। अब देखिए आपको अंकित मूल्य निकालना है, तो एक्स मान लेते हैं। क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 380,
100 प्लस पी, पी का मान कितना है 25, तो ये हो जाएगा 125, क्योंकि 100 प्लस करेंगे। 100 माइनस डिस्काउंट माने कि 90, यानी 100 माइनस 5 करेंगे तो कितना होगा 95। अब इसको काट लीजिए, ये आएगा पच पचे पची पची पचीसा से, ये आएगा 19 पचे 95, 19 दूना 38 आ जाएगा 20, x बराबर 20 गुना 25, 25 दूना 50 और एक सोना और बढ़ेगा, कितना हो जाएगा 500, तो 500 इसका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िएगा। अगला ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ठीक है। tan अल्फा बराबर, एक मिनट, देखिएगा इसमें बताया जा रहा है tan अल्फा बराबर k cot b है, तो साइन अल्फा बटा कॉस अल्फा बराबर k बटा k हो जाएगा गुना कॉस बीटा बटा साइन बीटा। इसको गुना कर लेंगे तो इसको इधर ले जाते हैं, तो साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू के। क्लियर है? अब ये क्वेश्चन में चलेंगे, कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। नीचे हो जाएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, ठीक है। अगर ये माइनस है तो ये इसका फॉर्मूला में प्लस होगा, और प्लस अगर रहेगा तो क्या होगा माइनस। इसका मान कितना दिया हुआ है आप ये रख सकते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा का, तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस इसका मान कितना है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू के। आगे रखिएगा तो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस इसका मान कितना दिया हुआ है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू के। ये दोनों ले लेंगे कॉमन, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा तो आ जाएगा 1 प्लस के, और कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा तो आ जाएगा 1 माइनस के। क्लियर है? ये से ये कट जाएगा, यानी 1 प्लस के बटा 1 माइनस के इसका आंसर हो जाएगा। 1 प्लस के 1 माइनस के कितना होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन आंसर होगा। चलिए अगला देखिएगा, ये तथापि एक नल एक टंकी को क्रमशः 6 घंटा 9 घंटा में भर सकता है। ये कितना है, और बी है और सी है। ये 6 घंटा का समय लेता है, 9 घंटा का। सी इसे 12 घंटा में खाली कर सकता है, इसे 12 घंटा में खाली। ये दोनों भरने वाला है तो प्लस रखेंगे, ये रखेंगे माइनस। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 36, ये आएगा 6, ये आएगा 4 और ये आएगा 3। ये दोनों भरेगा तो ये करेगा खाली, ठीक है। अब समझिए, तो समय हमारा कितना होगा, कार्य बटा क्या होता है क्षमता, क्या होता है कार्य बटा क्षमता। अब देखिए टोटल हम 36 कार्य माने थे, ये 6 घंटा में कर रहा है तो 1 घंटा में कितना करेगा 6 मिनट, ये 9 घंटा में कर रहा है तो 1 घंटा में कितना करेगा 4, और ये अगर 36 है तो 12 घंटा में कर रहा है तो 1 घंटा में कितना करेगा 3, और 1 घंटा में जितना निकलता है कार्य
वही उसका क्या कहलाता है, क्षमता निकलता है। तो इसका क्षमता इतना है, इसका क्षमता इतना है, इसका क्षमता इतना है। और कार्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है कि क्षमता गुना क्या होता है, समय। अब जैसे देखिएगा, किसी व्यक्ति को एक दिन में 5 पेज पढ़ने की आदत है। आदत है तो ये मतलब कितना, 5 पेज एक दिन में पढ़ेगा तो उसका क्षमता हो गया 5। ऐसा-ऐसे 20 दिन तक काम किया है, तो इसका मतलब कि 100 पेज ही काम कर चुका, नहीं 100 पेज ही पढ़ चुका है। अब देखिए उसी प्रकार से तो कार्य बराबर कितना हो गया, क्षमता गुना समय हो गया। अगर हमको निकालना कितना है, समय, तो कार्य बटा क्या हो जाएगा, क्षमता। तो कार्य कितना दिया हुआ है, 36, और क्षमता टोटल कितना होगा, क्योंकि 6 और 4 कितना होगा, 10। ये 10 तो भरेगा, लेकिन 3 क्या कर देगा, खाली कर देगा। 3 खाली करेगा तो कितना हो जाएगा, टोटल क्षमता 7 हो जाएगा। तो इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो 7 पचे 35 और 1/7 यानी 5.1/7 हो जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। एक नाव की स्थिर जल में गति दिया हुआ है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की गति दिया हुआ है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहता है 15 मिनट में धारा के विपरीत चलना है। अब देखिए, धारा की गति दिया हुआ इधर से इधर जा रहा है, धारा है, और यहाँ पे है नाव। ठीक है, ये धारा इधर से इधर चल रहा है कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और ये नाव चल रहा है 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। अब देखिए, नाव धारा में क्या होता है कि अगर विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल घट जाएगा। क्यों घटेगा? क्योंकि अगर नाव इधर से इधर चल रहा है, धारा इधर से इधर ढकेल रहा है, तो क्या होगा, कम जाएगा, नहीं दूरी कम तय करेगा। इसके कारण क्या होता है, घट जाता है। तो अगर ये घटेगा तो इसका चाल कितना हो जाएगा, 22 माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय हम लोग कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 15 मिनट। तो इसको कर लेंगे आवर में कन्वर्ट, तो कितना होगा, 1/4 घंटा हो जाएगा। अब समझिए, हमको निकालना क्या है, दूरी निकालना है। दूरी बराबर, तो चाल गुना क्या होता है, समय। चाल कितना हो गया, 14, और समय हो गया 1/4, 2, और ये कितना होगा, 7। तो ये 3.5 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें ध्यान में रखिएगा कि अगर विपरीत दिशा में चलेगा, विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। और अगर एक दिशा में चलेगा, सॉरी, विपरीत दिशा में चाल चलेगा तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और एक दिशा में चलेगा तो में चाल कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है अगला क्वेश्चन, कि एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन क्या होगा जिसकी एक भुजा 1 मीटर हो, और तथा वो कहता है कि उसमें 3% की वृद्धि करती है। अब समझिएगा कि 3% की वृद्धि मतलब पहले एक्स था, तो अब कितना होगा, 3% बढ़ जाएगा, माने 100% तो अपने आप वो भुजा रहेगा ही रहेगा। 3% बढ़ेगा तो 103% बटा हो जाएगा 100, यानी क्या हो जाएगा, ये 1.03 आगुन एक्स का, ये हो जाएगा एक्स। तो इसका आयतन कितना होगा, ये होगा एक्स क्यू, तो इसका कितना होगा, एक्स का क्यू। अब देखिए इसको अगर हम निकालेंगे तो इसको 103 को 3 बार करना पड़ेगा। ये कितना आएगा, 9, ये आएगा 0, ये आएगा 3, 0 0 0, ये आएगा 103। 9 आएगा, 0 आएगा, 6 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा। मतलब क्या हो गया कि 106 0 9। फिर इसमें 103 से गुना करेंगे। इसमें मेन मुख्य रूप से क्या है, गुना है। तो फिर इसमें 103 से करेंगे, 9 तिया 27, ये 6 तिया 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3, ये आएगा 0 0 0 0 और 0 हो जाएगा। ये आएगा 9 0 6 0 1, कितना आएगा 7
2, 9 8 17 की 7 हो जाएगा, बाकी हाथ में 1, 1 1 आ जाएगा 2, 6 3 आ जाएगा 9, 0 1। मतलब इसका कितना आ गया कि 10, 92, 72, 7 के अंक का दशमलव, क्योंकि 3 बार हुआ है तो 6 अंक का दशमलव 2 4 6 मतलब क्या, इसको अगर हम इतना का क्या होगा एक्स क्यू हो जाएगा। अगर इसको हम घटाएंगे क्योंकि कितना ही बढ़ा है तो ये घटेगा, यानी 1.092727 एक्स का क्यू में से एक्स का क्यू जाएगा, तो एक घट जाएगा तो बचे कितना 0.922727 एक्स का क्यू, इतना सेंटीमीटर क्यूब बचेगा। तो ये लगभग मान कितना है, ओ सॉरी यहाँ पे कितना था 0 था, तो ये लगभग मान कितना आ गया, तो 0.09 आ गया। तो 0.09 क्या रहेगा, ये रहेगा आपका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन। तो इसमें मेन मुख्य रूप से क्या था, 103 का क्यूब निकालना था और कुछ नहीं था इसमें। चलिए आगे देखिएगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सार्वजनिक प्रयुक्त मान क्या होता है, इसको याद रखिएगा क्या होता है, ये माध्य होता है। माध्य माध्यिका बहुलक ये देखे होंगे, ठीक है ना, तो ये माध्य इसका सबसे प्रमुख होता है क्योंकि इसमें एक्चुअल चीजें निकल रहा है योग बटा संख्या, ठीक है ना, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला कहता है, ये पूछा गया है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 12/1/2020 का ये द्वितीय पालिका है, ठीक है, इसके पहले वाला क्या था, प्रथम पालिका था। अब कहता है ये किताब का अंकित मूल्य 800 रुपया है, 2 क्रमिक छूट के पश्चात इसे 612 रुपया में बेचा गया। प्रथम छूट 10 है तो द्वितीय छूट कितना होगा, अब देखिए 800 रुपया इसका दाम था, इसका हो गया 612, 10% छूट दिया गया है, इसका मतलब कि 90% पैसा लिया गया था पहला बार, 2 शून्य से 2 शून्य, 9 8 72 720 रुपया, एक बार छूट देने के बाद 720 रुपया था, अभी कितना हो गया 612, अभी दूसरा का बार कितना घटा होगा तो उसको परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो देखिए 720 में से 612 जाएगा, कितना होगा 8, ये हो जाएगा 0, ये 108 रुपया, तो 108 गुना कितना होगा 100, कितना से, तो ये 720 से, एक शून्य से एक शून्य कटेगा, 6 8 होता से, 6 दूना 72, 5 यानी 15%, तो 15% दूसरा बार क्या रहा होगा छूट दिया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है डी है। चलिए आगे देखिएगा। यदि किसी घटना की प्रायिकता ई है, इसमें निरूपित की जा सकती है, तो निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होगा, निश्चित घटना, देखिए निश्चित घटना जैसी क्या होगा उसका प्रायिकता होगा 1, ये हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं, तो निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होगा 1 होगा, अनिश्चित घटना की प्रायिकता कहेगा तो क्या होगा 0 होगा, अगर 50-50 घटना की प्रायिकता कहता तो क्या होता 1/2 होता, तो निश्चित घटना ये हो गया, निश्चित घटना की प्रायिकता, ये क्या है अनिश्चित घटना की प्रायिकता, अनिश्चित के लिए, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिएगा ये क्या है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दूरी अगर हमको निकालना होगा तो √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर होता है। अब देखिए x1 y1 हम मान लेते हैं 103 है, और x2/2 कितना है 5 और 7 है, तो इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए कितना चाहिए, इसको में से इसको घटाइए, बात एक ही पड़ेगा, तो x - 5 का स्क्वायर प्लस 3 - 7 का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, इसका डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 5, ठीक है, ये क्या होगा x - 5 का स्क्वायर
प्लस ही कितना आ जाएगा, -4 का स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा 16। ये उधर जाएगा तो कितना होगा, 25। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, x माइनस 5 का स्क्वायर बराबर ये कितना आ जाएगी, पट जाएगा तो 9। तो x माइनस 5 बराबर +-3। तो x माइनस 5 बराबर एक बार -3 होगा और एक बार होगा x माइनस 5 बराबर +3 होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 + 5 कितना आ जाएगा, ये 8। और ये कितना आएगा, x बराबर +5 हो जाएगा, -3 बराबर कितना होगा, 2। तो 2 भी आंसर होगा और 8 भी होगा। 2 और 8 किस में आंसर है, 2 और 8 सिर्फ इसमें है। 2 और 8 फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा। अब देखिएगा इसमें क्या है कि साइन ए प्लस कॉसेक ए बराबर 2 है। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, साइन ए का मान कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो साइन ए का मान 1 और एन बराबर अगर हम 1 रख दें तो ये कितना होगा, जो ए रहेगा वही चीज ये हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि अगर इसके अंदर एन रहेगा तो बाहर में एन पूरा पूरा निकल जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन के हिसाब से क्या होगा, फर्स्ट नंबर ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति किसी यात्रा को कार से पूरी करता है, वह यदि वह पूरी दूरी का 30% 20 किलोमीटर प्रति घंटा की प्रतिशत में देता, 100% यानी 100 किलोमीटर मान लेते हैं कि टोटल दूरी है। ये 30 किलोमीटर 30% मतलब 30 किलोमीटर 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। और अगला कहता है कि 60 किलोमीटर यानी 60% 60 किलोमीटर हो जाएगा। तो ये कहता है कि 40 के स्पीड से है। और बाकी कितना बच गया, 30 किलोमीटर। तो 30 किलोमीटर कितना कहता है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। ये दिया हुआ है दूरी और ये हो जाएगा चाल। क्लियर है? अब समझिए, हमको निकालना है औसत चाल। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। अब देखिए इसका समय कैसे निकलेगा, तो दूरी बटा चाल होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, 30/20 कटे कितना होगा, 1.5 घंटा होगा। इसको 60/40 2 और 3 ये भी होगा 1.5 घंटा। इसको कितना होगा, 30/10 ये कितना होगा, 3 घंटा। तो ये 1.5 घंटा 1.5 घंटा 3 घंटा और 3 घंटा कितना होगा, 6 घंटा। तो हमको औसत चाल निकालना है। तो औसत चाल कितना है, कुल दूरी 100, समय कितना हो गया टोटल 6, तो 6 आ जाएगा। ये 3 और ये कितना होगा, 50। तो 16.2/3 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ओ सॉरी, यहाँ यहाँ कितना था, 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90। तो ये रह जाएगा 10। तो ये 10/10 कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1.5 3 एक कितना हो जाएगा, 4। तो ये आ जाएगा 100/4। तो कितना आ जाएगा, 25 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला देखिए कहता है द्विघात समीकरण है, इससे संबंधित जो थ्योरी है थोड़ा देख लेते हैं। कल भी ऐसे देखे थे हम लोग, द्विघात समीकरण। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। मूल की प्रकृति क्या होती है, एक होगा वास्तविक और दूसरा होगा काल्पनिक।
काल्पनिक। ये अगर डी 0 से छोटा होगा तो काल्पनिक, अगर डी 0 से बड़ा या बराबर होगा तो वास्तविक। इसमें भी दो तरह से, एक समान होगा, एक होगा असमान। समान कब होगा? जब डी 0 के बराबर होगा। आई कब होगा? जब डी 0 से बड़ा होगा। डी का मान क्या बताए थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर क्या था? माइनस 4ac था। अब देखिए, इसमें एक चीज और ध्यान में रखनी है कि अगर मूलों का योगफल हो तो माइनस बी बटा ए, और मूलों का गुणनफल हो तो सी बटा ए। ठीक है, अब देखिएगा, अगर इसको हमको फार्मूला में अगर सेट करना होगा तो इसको जब मूल दिया हुआ रहेगा था तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। इसी फार्मूला पर क्या होगा, ये क्वेश्चन बनने वाला है। देखिएगा, मूल हमको दिया हुआ है अल्फा बराबर एम प्लस एन, और बीटा और मान लेते हैं कि एम माइनस कितना है? एन है। अल्फा प्लस अगर बीटा निकालेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, नहीं कितना आएगा? 2m, और अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब कि एम का स्क्वायर और माइनस कितना होगा? एन का स्क्वायर। अब द्विघात समीकरण क्या होगा? द्विघात समीकरण, अब देखिए द्विघात समीकरण में क्या रख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो एक्स का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है? 2m, तो 2m इंटू होगा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का क्या है? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो एम स्क्वायर माइनस कितना होगा? एन स्क्वायर बराबर 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। एक्स स्क्वायर माइनस 2mx, ठीक है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यानी सेकंड नंबर ऑप्शन। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िएगा। अगला कहता है ए और बी एक काम को 2 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी है जो 2 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, कहता है ए की, यदि ए बी की तुलना में दुगना कुशल है, ए है और बी है। कुशल माने क्षमता, अगर इसका क्षमता 1 है तो इसका क्षमता हो जाएगा 2। ठीक है, अब समझिएगा कि टोटल क्षमता कितना होगा? 3 क्षमता। 3 क्षमता के साथ काम करता है तो 2 दिन लगता है। क्लियर है? क्षमता है 3 और समय है 2, तो कार्य कितना होगा? कार्य हो जाएगा क्षमता गुना समय, क्षमता गुना समय। तो ये 3 होगा और ये 2 होगा, यानी 6 कार्य टोटल है। कहता है कि तो उसी कार्य को बी अकेले कितना दिन में करेगा? कार्य कितना निकल गया? 6, और क्षमता कितना है बी का? 1। बी की क्षमता, तो बी का समय कितना लगेगा? तो समय बराबर होगा कार्य बटा क्षमता। तो कार्य है 6 और क्षमता है 1, तो इसको क्या लगेगा? 6 दिन। तो 6 दिन इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन है। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आज का क्लास इतना ही रहेगा। ठीक है, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। चलिए ठीक है।